प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, 2024 के रिजल्ट्स के बाद कई लोगों को निराशा हुई भारत में। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी निराशा हुई होगी। काफ़ी सारी अचीवमेंट्स रहीं 2019 से 2024 के बीच, पर उसके बावजूद जो रिजल्ट आया, कहीं फिर उसके बाद कोर्स करेक्शंस होने शुरू हुए। उसमें उन्होंने एक भाषण दिया था संसद में और एक बहुत ही ज़्यादा सधी हुई लाइन कही थी कि इकोसिस्टम को जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। आज एक कार्य किया है भारत सरकार ने। मनरेगा नाम की जो स्कीम थी उसमें कुछ मूलभूत बदलाव किए हैं और उसका नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम रखा है विकसित भारत जी राम जी बिल। मनरेगा हुआ करता था महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट इत्यादि इत्यादि। उसको उन्होंने कर दिया गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। देखिए, इकोसिस्टम को जवाब कैसे दिया गया है वो तो नाम बदलने में दिया गया है, पर मुख्य रूप से पहले कर लेते हैं कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं इस बिल में और इस पूरी स्कीम में। मनरेगा में 100 दिन का गारंटी दिया जाता था ग्रामीण लेबरर्स को या ग्रामीण लोगों को, उनके काम की गारंटी दी जाती थी। इसमें जी राम जी बिल में 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा, मनरेगा में बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी नॉन प्रोडक्टिव कामों को करने की, और जिसका कोई क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते थे, या बस उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी। यदि कोई कहता कि काम क्या हुआ है तो काम दिखाने के लिए कि इधर से मिट्टी हटाई उधर के, मतलब कुछ सतही बातें इस तरीके की। हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव तरीके से यह नहीं कह सकते कि उसमें कुछ कार्य भी कायदे के होते थे या नहीं होते थे। तो भ्रष्टाचार की काफ़ी गुंजाइश थी और जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार के आने के बाद आधार से लिंक करके काफ़ी फर्जी जो इस प्रकार से लोग पैसा पाते थे या जो पैसा मूव किया जाता था अकाउंट्स में या भ्रष्टाचार किया जाता था सबकी मिली भगत से, वह रोका गया। पर प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने का कार्य अब किया जा रहा है। जब उसमें वाटर सिक्योरिटी पे, गांव देहात में तालाब हमारे यहाँ रहते हैं, उनमें ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, उसको वापस से लेवल करने का कार्य किया जा रहा है। और वाटर सिक्योरिटी के लिए तालाब, चेक डैम इत्यादि इत्यादि के कार्य को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य होगा। जाहिर सी बात है भी, अगर गांव देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ का आदमी क्यों जाएगा बाहर, यदि इंटरनेट की सुविधा, अच्छे रोड, बिजली, ये सब सारे कार्य मिलते हैं। तीसरा, लाइवलीहुड, आजीविका से संबंधित सरकार अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, लोग अपने रोजगार वहीं पैदा कर सकें, खेती बाड़ी इत्यादि के कार्य या डेयरी है, तो बेहतर रहेगा। लोग अपनी आजीविका अपने गांव में ही, अपनी जगह पर ही कमाएं। चौथा, बहुत ही ज़्यादा यदि किसी जगह पर एक्सट्रीम वेदर आता है तो उससे निपटने के लिए वहाँ के लोगों की सहायता ली जाएगी और उसको इस स्कीम में इन्वॉल्व किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी किया कि पहले पूरी पैसा जो केंद्र सरकार देती थी 90% 10% के हिसाब से 10% स्टेट का होता था। इस बार केंद्र सरकार ने कुछ स्टेट्स को छोड़कर मैक्सिमम स्टेट्स में इसको 60-40 कर दिया है कि यह जिम्मेदारी स्टेट्स की भी है। यदि आपके यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपके गांव देहात में हैं, तो उनको पालने की या उनको यह एम्प्लॉयमेंट गारंटी देने की कार्य राज्य सरकार पर भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। खैर, ये तो मुख्य रूप से ये सब बातें हो गई। बाकी और भी डिटेल हैं, आपको बहुत सारे माध्यमों से पता चल सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं यदि इच्छुक हों तो। मुख्य रूप से मेरे लिए क्या मायने रखता है जो नाम बदला गया है। इकोसिस्टम का जवाब उसी की भाषा में। इकोसिस्टम, कांग्रेसी इकोसिस्टम क्या करता था, हर चीज़ का नाम जवाहर योजना, राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यह यहाँ तक कि कॉलोनीज़ के नाम इंदिरा नगर और कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक, मतलब इस तरीके से कुछ भी जिसको जहाँ मना जाता था वहाँ वो राजीव गांधी, राहुल, मतलब इंदिरा गांधी, नेहरू के नाम पर कितनी सारी स्कीम्स रखा जाता था। लखनऊ में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा संस्थान है, वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसको पीजीआई बोलते हैं। वो पूरे भारत में 3 बने, तो वो SGPGI है, संजय गांधी। अब संजय गांधी का क्या योगदान रहा भारत में, वो तो
सोनिया जाने, मेनका जाने, इंदिरा जाने, खैर, पर राजीव गांधी के नाम पे तो इन लोगों को नाम रखने की एक सनक थी। मैं सनक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज संसद में जब जी राम जी बिल लाया गया तो उसके खिलाफ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार को नाम बदलने की सनक है। बीच में खबर आई थी कि प्रियंका गांधी ने अपने बेटे का नाम बदलकर जो रेहान वाड्रा था उसका रेहान राजीव गांधी वाड्रा कर दिया। यह एक, अब इसकी पुष्टि की जा सकती है, नहीं की जा सकती, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि कुछ सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं, वो खुद ही फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, वो इसका फैक्ट चेकर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर यह खानदान कर सकता है। जब एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। घैंडी है, वैसे भी गांधी नहीं, घैंडी है, लेकिन उसको इन्होंने गांधी, तो ये नाम चोरी भी ये लोग कर लेते हैं। इस प्रकार की सनक वाले लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार क्यों नाम बदल लिया, महात्मा गांधी का नाम हटाकर क्यों राम जी का नाम ला रही। किसका लाएगी? कौन है जिसकी शरण में यह देश है, जिसके शरण में जाने पर सबका कल्याण होता है? सबसे पहला उदाहरण देता हूं मैं आपको भाजपा का, स्वयं का। 1980 में भाजपा बनी वापस से, जनसंघ का विलय हो गया था 1977 में, तो वापस से जब टूटा वो, तो 1980 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी फिर से बनाई, आरएसएस की जो आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल विंग कह सकते हैं। तो उसमें जो शुरुआती उन लोग का विचार था कि हम क्या विचारधारा लेकर आगे बढ़ें, तो गांधीवादी समाजवाद लेकर बढ़े वो लोग। खैर, फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पहली बार भाजपा को 2 सीटें आती, कोई बात नहीं, तब तक गांधीवादी समाजवाद चल रहा था। बीच में 1986 में उस तत्कालीन फैजाबाद की कोर्ट ने राम मंदिर का हिंदुओं की पूजा के लिए ताला खोलने का अनुमति दे दिया। लोग कहते हैं राजीव गांधी ने दिया था, ऐसा कुछ नहीं था, कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें कुछ लोग सम्मिलित थे, पर वह क्रेडिट राजीव गांधी को, वही क्रेडिट वो भी राजीव गांधी को। उसके बाद क्या हुआ, 1989 के पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने पहली बार राम जन्मभूमि को एक मुख्य मुद्दा माना और अपने अधिवेशन में उसका रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया, पालमपुर। तो 1989 में फिर कितनी सीटें आई? 85, 2 सीटों से 5 साल के अंदर सीधे 85। उसमें बहुत बड़ा कारण वीपी सिंह भी रहे, जिनकी कांग्रेस की सीटें कम करने में 400 से 190 तक लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वयं उनकी भी कुछ 130, 120 सीटें आ गई थी, प्रधानमंत्री भी बन गए। पर खैर, भाजपा का उदय हुआ। भाजपा ने फिर कार सेवकों की हत्या हुई मुलायम सिंह के द्वारा। उसके बाद 1991 का जनरल इलेक्शंस हुआ, तो उत्तर प्रदेश में फिर बाद में भाजपा की सरकार तो बनी ही बनी, वह तो एक अलग कहानी है। पर केंद्र में 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें भाजपा को 120 सीट मिलती है। क्यों? क्योंकि राम जी की शरण में जा चुके हैं। फिर 1996 में इलेक्शन में 161 सीट्स और 1999 के इलेक्शंस में 182 सीट्स। अटल जी का कार्यकाल था, पर कुछ कारण थे कि संघ को लगा कि यह सरकार जो है वह नहीं कर रही है या थोड़े से अपने कोर मुद्दों से दूर जा रही है। तो 2004 और 2009 के रिजल्ट हम जानते हैं। फिर आते हैं परम भक्त श्री राम जी के मोदी जी, क्योंकि उन्होंने रथ यात्रा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। आडवाणी जी तब तक वो जिन्ना की मज़ार वाला प्रकरण हो चुका था, तो कुछ मतलब फिर उस कारण से 2009 हार जाते हैं, या जो भी कारण रहा हो जिसकी वजह से हारे हों। मोदी जी आते हैं 282। अब भाजपा का उभार देखिए। और उसके बाद तत्कालीन 2019 में ये लोग प्रयास, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही फिर सुप्रीम कोर्ट में जो केस अटका हुआ था राम जी का, राम जन्मभूमि का, रामलला का, वह प्रक्रिया में आ जाता है, चलने लगता है। उसके बाद मोदी जी फिर आते हैं आपका 2017 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ने के लिए। 2016 में जब वो आते हैं पहली बार बिगुल बजाने, तो लखनऊ में ऐशबाग रामलीला है, वहाँ पर वो पहली बार जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और बहुत कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पर आना मुश्किल था, पर वह वहीं से आते हैं, वहीं से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का अपना जो, क्योंकि वो अक्टूबर में दशहरा के दिन उनको वहाँ आना था, और 2017 में चुनाव थे जनवरी फरवरी में।
उसके बाद 325 सीट आती है और उसके बाद आप देखते हैं योगी जी हमारे जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद तत्काल रूप से वो राम जन्मभूमि के सारे केसेस के सारे कागज़ों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचवा देते हैं। और अगर कपिल सिब्बल और उन सब का तंत्र ना होता तो राम जन्मभूमि का फैसला 2019 के चुनाव से पहले ही आ गया होता, पर कोई बात नहीं, नवंबर 2019 में आया। मतलब उस पूरी प्रक्रिया में राम जन्मभूमि के प्रति भाजपा का जो समर्पण था, मोदी जी का जो समर्पण था, वह कहीं नहीं गया। लगातार वो लोग लगे रहे और जब तक मंदिर बन नहीं गया तब तक वह पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते रहे केसेस को, और ट्रस्ट बनाकर अपने सबसे विश्वास पात्र लोगों को जिस प्रकार से ट्रस्ट में लगाया और तत्काल प्रभाव से अयोध्या नगरी का विकास भी किया और राम मंदिर भी बना। अयोध्या जी जो हैं उनका स्वयं जब रामलला विराजमान होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके पहले भी उसके बाद भी अयोध्या नगरी अब भारत की ही नहीं विश्व की एक ऐसी नगरी हो गई है जहाँ पर पूरा विश्व, पूरा भारत, करोड़ों लोग आ रहे हैं और इसके वैभव को देख रहे हैं, इसके वैभव को बढ़ा भी रहे हैं, योगदान भी कर रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। तो जो श्री राम की शरण में गया उसका कल्याण ही होना है, उसका भला ही होना है, और यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो अब क्यों नहीं श्री राम के नाम पर भारत के कार्यक्रम होंगे? महात्मा गांधी बीच में 1947 नाम का जो एक स्कैम भारत के साथ किया गया, उसके एक टूल रहे। स्कैम क्यों कहता हूँ उस पर मैं डिटेल में एक अलग वीडियो कभी बनाऊंगा। 47 में स्कैम ये था कि अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, तुमको हमारी गोरा चेहरा, गोरी चमड़ी नहीं पसंद आ रही, कोई बात नहीं, हम तुमको तुम्हारे में से उठा के एक आदमी दे देते हैं, पर वो काम तो हमारा ही करेगा। तो हमें लगा कि हमें हमारा नेतृत्व मिला है स्वतंत्र, पर पूरा तंत्र अंग्रेजों का ही चल रहा था। नेहरू ने पूरा तंत्र अंग्रेजों का बनाया। महात्मा गांधी, जिसको महात्मा नहीं कहना चाहिए, जिसको अंग्रेजों ने ही महात्मा का टाइटल दिया, अंग्रेजों ने ही उसकी पेंशन नियुक्त की, सब कुछ किया। ये कहानियां तो अभी बाद में आ रही हैं क्योंकि कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी और इस तरीके से जो आर्काइव्स रखे हुए हैं मोहनदास करमचंद गांधी के और भी लोगों के जो पत्र लिखे हुए हैं वो अब सामने आ रहे हैं, और उससे पता चल रहा है कि किस प्रकार से, और इन दस्तावेजों को छिपाया गया कि किस प्रकार से गांधी को ब्रिटिश ने प्लांट किया था। मैंने एक वीडियो किया था कुछ दिन पहले कि केजरीवाल और गांधी किस प्रकार से बहुत सिमिलरली विदेशी एजेंट्स के माध्यम से भारत में प्लांट किए गए थे फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, और उन लोगों ने उसको पूर्ण रूप से अक्षरशः पालन किया और ब्रिटिशर्स का ही फायदा करा के गए गांधी, और अमेरिकन का फायदा करा के गया केजरीवाल, जितनी भी देर वो सत्ता में था। वह वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो गांधी नाम का एक स्कैम किया गया भारत के साथ, और 1947 नाम का एक स्कैम किया गया। बताया गया कि स्वतंत्र हो गए, पर सारा सिस्टम ICS, IAS, वही ब्यूरोक्रेट्स, वही जुडिशरी, भारत को वैसे उन्हीं लोगों के माध्यम से नेहरू ने रन किया। सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम बदल गया, बाकी सारा तंत्र वैसे का वैसा ही रहा। मदरसा छाप मौलाना को भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। स्कैम यह था भारत के साथ कि 47 में एक मौका था हमें अपनी रूट्स पर वापस जाने का, हमें अपनी 5000 साल, 7000 साल, 10,000 साल की सभ्यता, उसकी जो नीतियां हैं, हमारे यहाँ जो तंत्र चलता था जिससे समाज भली भांति परिचित था, उस तंत्र को, और जाहिर सी बात है ठीक है कमियां रही थीं, और हिंदू समाज में एक बड़ी अच्छी होता है कि हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए रिफॉर्म्स लाते रहते हैं। हमारे यहाँ महापुरुष आते हैं, हम उनको मानते हैं, मारते नहीं हैं, मानते हैं। भले उनका जीवन थोड़ा कष्टकारी होता है पर उनके नए विचारों को समाज स्वीकार करता है। तो हिंदू समाज में, सनातन समाज में बहुत सारी अद्भुत नीतियां थीं। हमारे पुराने महापुरुष थे, उनके मार्ग बताए हुए थे, उनके मार्ग पर भारत चल सकता था। आर्थिक व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हमारे पास सब कुछ था। नेहरू ने वो सब तज कर अंग्रेज़ों की या यूरोपियन मेंटालिटी जितनी थी, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट विचारधारा और इस प्रकार की जितनी आयातित विचारधाराएं थीं, सब अपने ऊपर ओढ़ ली। भारत की मूल नीतियों को, मूल ज्ञान को छोड़कर सब कुछ पकड़ लिया नेहरू ने। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता भारत को नहीं मिली,
ज्योग्राफी को मिल सकती है। और इसीलिए मोदी जी बार बार कहते हैं कि यह जो मानसिक गुलामी है, हमारी लड़ाई आज भी उससे चल रही है। आप ब्रिटिशर्स से पीछा छुड़ा चुके हैं, या पूरी तरह हो सकता है ना छुड़ा पाए हों। बहुत सारे अभी आर्थिक तरीके से ब्रिटिश कंपनीज भारत में इन्वॉल्व हैं, यहाँ के मैक्सिमम मार्केट पर कब्जा करती हैं। अमेरिका को आप ब्रिटिश का एक्सटेंशन मान सकते हैं कि ठीक है, सुपर पावर ब्रिटेन था पहले, फिर उसके बाद अमेरिका हो गया। अभी मानसिकता और तंत्र वही है। तो उनके चंगुल में हम अभी भी फंसे हुए हैं। 2014 से ही निकलना शुरू कर पाए हैं, काफ़ी हद तक प्रयासरत हैं। आत्मनिर्भर भारत भी बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पर जो पॉलिटिकल इस्लाम ने भारत पर कब्जा कर रखा था, हम तो अभी भी उसके चंगुल में हैं। मुस्लिम वोट बैंक तो अभी भी हमें भ्रष्टाचारी नेता देता है। तो हमारा संघर्ष तो अभी भी चल रहा है। हमको एक फ्रॉड गंगा जमनी तहजीब और यह सब सेकुलरिज्म और भाईचारा इत्यादि इत्यादि बताया जा रहा है, और हम पर ही प्रहार होते रहे हैं लगातार। तो इस प्रक्रिया से तो अभी हमें गुजरना है। इस स्वतंत्रता के लिए तो अभी हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, और यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसका अच्छा असर भी दिख रहा है। समाज जागरूक भी हो रहा है, समाज स्वतंत्र भी हो रहा है, इन मानसिक गुलामी से हट भी रहा है। इसी मानसिक गुलामी को हटाने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा भी होती है, और अब कार्य के नाम, मिशन के नाम जो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक लगा रखा गया था कि भारत सरकार या कोई भी सरकार धर्म के नाम पर कुछ नहीं कर सकती, धार्मिक नामों पर कुछ नहीं कर सकती, धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकती, अब वह किसी प्रकार से राम जी के नाम पर कार्य शुरू कर रही है। गांव गांव में राम है। पता नहीं कितने सारे गांव के नाम राम जी के नाम पर हैं, लोगों के नाम राम जी के नाम पर हैं। मेरे दादाजी का नाम भी राम जी के ही नाम पर था, बहुत नाना जी का भी नाम राम जी के ही नाम पर था। तो कितने सारे लोगों के नाम राम जी के नाम पर हैं, और इन्हीं राम जी की शरण में रहते हुए भारत भारत रह पाया। श्री रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी, उनका जीवन भी अत्यंत कष्टों में बीता। न कागज लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने श्री रामचरितमानस का जिस भाव से लिखा, जिस कविता के फॉर्म में लिखा, ताकि लोगों को कंठस्थ हो सके, रामलीलाएं करवाई। रामचरितमानस के को ही पढ़कर लोग रामलीलाएं भी करते थे और रामायण का पाठ भी करते थे। तो ये कंठस्थ करते थे, क्योंकि लिखने के लिए नहीं था, याद रखते थे लोग। पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाकर याद रखी गई हैं। इसलिए उस रामचरितमानस के वजह से भी राम रह पाए, और राम की वजह से हिंदू रह पाए, हिंदू की वजह से भारत रह पाया। और उसी राम जन्मभूमि की वजह से आज भारत को एक ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी मिली है जो वाकई भारत की है, भारत के लिए सोचती, जिसकी अकेली पार्टी है जिसके नाम में भारतीय है। कोई राष्ट्रीय जनता दल है, कोई समाजवादी पार्टी है, कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कोई एनसीपी है। आप सोचिए, किसी का भी नाम उठाए, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई डीएमके है, कोई तृणमूल कांग्रेस है। किसी में भारतीयता नहीं है, नाम में भी भारतीय नहीं रखा इन लोगों ने। सिर्फ एकमात्र पार्टी है, मैं अगर जो मुख्य पार्टी है भारत की, उसमें से मुझे लगता है एकमात्र है जिन्होंने अपने अंदर भारतीय नाम रखा और अपने अंदर का भारत जिंदा रखा। और क्यों यह सरकार जो 80% या 85% या 90% हिंदुओं की है, यह देश हिंदुओं का है, तो इसमें इस सरकार की सिस्टम्स में और सरकार के संविधान में, पूरे कानून में या किसी भी व्यवस्था में क्यों नहीं 5000 साल, 7000 साल, 10,000 साल पुरानी सभ्यता के प्रति कमिटमेंट है। जो पूर्वजों ने बलिदान दिया है सभ्यता को जिंदा रखने का, उन पूर्वजों के बलिदान से ही ये भारत आज खड़ा है। तो उनके नाम से, या उनकी आस्था जिस नाम में रही, उनके नाम का कमिटमेंट क्यों नहीं होगा भारत के सरकार के साथ में, या भारत की सरकार का कमिटमेंट, या भारत के संविधान का, या न्यायिक व्यवस्था का, या ब्यूरोक्रेसी का 5000 साल पुराने भारत से क्यों नहीं कनेक्ट होगा। 1947 की वजह से कि अचानक से एक 1947 आ जाता, और उसके बाद जो है पीछे का पूरा 1947 से पहले तो भारतीय ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने भारतीय रूट से। नेहरू ने तो भारतीय रूट से काटने का कार्य किया। नेहरू, गांधी, इंदिरा, इन्हीं लोगों ने, प्रियंका गांधी जिसको सनक बताती, ये सनक थी नेहरू की कि भारत
कि पिछले 5,000 7,000 साल के इतिहास से उसको काटा जाए। ना आर्कियोलॉजी में वर्क किया गया हमारे यहाँ, भारत के भारतीयता को ढूंढने के लिए भारत भूमि भी नहीं खोदी गई। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती रही वो हम भी देखते हैं। हमारे जो मंदिरों हैं उसको जो है वहाँ पर पूजा पाठ अलाउड नहीं है, बस उनको पर्यटन का स्थल बना दिया गया है। भारत के मंदिर हैं वो, ASI संरक्षण कर सकती, सरकार संरक्षण कर सकती, पर हिंदुओं का है, हिंदू पूजा पाठ कर सकता है, करना चाहिए। एक एक मंदिर में जाके हम पूजा पाठ के लिए कोर्ट का आदेश का वेट कर रहे हैं। तो यह जो है ना, ये आज जो जी राम जी बिल रखा गया है, इस मानसिक गुलामी से निकलने का एक बहुत बड़ा प्रयास है और इसका स्वागत होना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। इन्हीं राम जी की वजह से भारत है और दुनिया को भी राह भारत इन्हीं राम जी के मर्यादाओं का पालन करके दिखाएगा। ये दुनिया जो हमें आज पूरे विश्वास से, आशा से देख रही है ना, क्योंकि विश्व में जो डोमिनेंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो क्रिश्चियनिटी का है, कम्युनिस्ट्स का है, इस्लामिस्ट्स का है। कैपिटलिस्ट भी कम्युनिस्ट ही हैं अमेरिका वाले, कोई बहुत कमाल के लोग नहीं। जो सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट हैं तो पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट ही पूरी मोनोपोली बना कर रखते हैं। इन विचारधारा से अलग इतर एक जीवन जीने की पद्धति हिंदुओं की है, जिसकी तरफ पूरा विश्व हमें ध्यान से आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वरना अफ्रीका को लूटा इन्हीं पॉलिटिकल थॉट्स ने, साउथ अमेरिका को लूटा, नॉर्थ अमेरिका को भी लूटा, आज यूरोप भी लूटने की कगार पर है। पूरी दुनिया को लूट कर इन लोगों ने अपनी संपत्तियां बनाई। इस डोमिनेंट पॉलिटिकल थॉट से हटेगा तो वो सिर्फ भारत के कारण और सनातन के कारण, और सनातन के तो पुरोधा श्री राम है। तो बहुत बहुत स्वागत करिए यह जो हो रहा है। और आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, अपना कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको बात उचित लगती है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम।